स्कैम 92 आपने देखी होगी, एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि अगर रिस्क है तो इश्क है। रिस्क कई तरह का होता है और ख़ास तौर से सिनेमा में आप क्या सामने लेकर के आते हैं। और जब कोई निर्देशक ये कहता है कि दरअसल जो असली कहानियाँ हैं वही उन्हें अपील करती है और वो उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो अप्रोच है उनकी वो धीरे धीरे लोगों के जहन में ऐसे बैठ जाती है कि एक काइंड ऑफ सिनेमा बन जाता है। वी कॉल इट हंसल मेहता सिनेमा। और बहुत इस वक्त अच्छी बात यह है कि हमारे साथ इस वक्त खुद हंसल मेहता साहब हैं और हमारे साथ है एक और बेहद ख़ास मेहमान जहान और हंसल मेहता जी की फिल्म फराज आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो देखिए। ढाका बम ब्लास्ट की कहानी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। फ़िलहाल दोनों हमारे साथ हैं, हम बातचीत शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत के लिए। सबसे पहले सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिन स्टोरीज़ को आप लेकर आते हैं, कोई कहता है कि आर्ट सिनेमा है, कोई कहता है कि पैरेलल सिनेमा है। हालांकि हर सिनेमा की अपनी खूबसूरती होती है, मुझे लगता है, जो अपने आप में एक आर्ट बन ही जाती है। लेकिन मौजूदा दौर में कमर्शियल सिनेमा की जो डेफिनेशन बनाई गई है उससे परे हटकर इन सच्ची कहानियों को, इन हार्ड हिटिंग कहानियों को सामने लाना, लोगों तक पहुंचाना और ये इंश्योर करना दैट दे डू लाइक इट एंड दैट फिल्म डज कमर्शियली वेल ऑल्सो। हाउ बिग द चैलेंजेस? ये सवाल का जवाब मतलब मेरे लिए अकेले देना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ आई गेट अप एवरी डे विथ ओनली ग्रैटिट्यूड कि मैं ऐसी कहानियाँ कह पाता हूँ, ऐसी फिल्म्स बना पाता हूँ। और मतलब मुझे अनुभव सिन्हा, टी सीरीज़, भूषण जी, ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं जो मेरी ऐसी कहानियों को बैक करते हैं और उसको ऐसी रिलीज़ भी मिलती है कि फ़िल्म आज सिनेमा हॉल्स में है, लोग मेरी फ़िल्म देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल्स में। मैं मानता हूँ कि ये जो कमर्शियल नॉन कमर्शियल का जो डिस्टिंक्शन है ना, मैं उसमें उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई फिल्म होती है, फिल्म एक आर्ट होता है। मतलब इवन एक मेन स्ट्रीम फिल्म में एक अपने तरीके का आर्ट होता है। तो हम मतलब एज एन ऑडियंस ना, हमें सिर्फ उस आर्ट को देखना चाहिए, उस आर्ट का हमें एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म एज एन ऑडियंस हमें करना चाहिए। जो धंधा है ना, जो बिज़नेस है फिल्म का, वो जो फिल्म में ट्रेड कर रहे हैं उन पर छोड़ना चाहिए। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो फिल्म को ट्रेड कर रहे हैं, उन पर छोड़ना चाहिए। एंड तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं फिल्म्स बॉक्स ऑफिस के लिए मैंने आज तक नहीं बनाई है, लेकिन मेरी फिल्मों ने पैसे गंवाए नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल। तो मैं वो बस उस मोटो को रखता हूँ अपने दिमाग में कि अगर एक फ़िल्म इतने पैसे में बननी चाहिए तो मैं उसे कम में कैसे बनाऊँ ताकि वो फिल्म बन पाए और मेरी अगली फिल्म बन पाए। क्योंकि ये इन कहानियों को कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ मेरे लिए ऑक्सीजन है कि ये कहानी है तो मैं ज़िंदा हूँ। इसी से कनेक्टेड बात ये हंसल जी की कमर्शियल सक्सेस को कंपेयर करना या फिर सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हर सब्जेक्ट या हर कहानी एक ऑनेस्ट इंटेंशन से ही लिखी जाती है और कही जाती है। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। फिर भी जब लोगों ने ये बोला कि अरे ये पठान आ रही है, आप उसके सामने फराज लेकर के आ रहे हैं, एक बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट तरह की फिल्में हैं, एक्टर्स के लिहाज से भी, सब चीज़ों से, तो कहीं पे कोई सोच आई दिमाग में कि मैं तारीख आगे पीछे कर दूं या कुछ ऐसे कर दूं? व्हाट वाज देयर जिसने आपको इस चीज़ से बांधे रखा कि ये फिल्म जाएगी, पठान है, शाहरुख खान है, व्हाटएवर इट इज़, आई हैव डिसाइडेड एंड ये फिल्म जाएगी? मतलब देखिए, बहुत सारी ये सारी चीज़ें हमारे नहीं हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। सी, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मेरा काम फिल्म को बनाना, फिल्म को जितना मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूँ वो है। एक रिलीज़ डेट तय होती है, थिएटर्स बुक होते हैं, शोज़ बुक होते हैं, और ये लिमिटेड रिलीज़ हमें पहले दिन से पता था कि हम उसको एक सिलेक्ट, जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट स्क्रीन्स एंड प्रीमियम शोज़, कि हम कम शोज़ और सिलेक्टेड स्क्रीन्स में ही दिखाएंगे फिल्म को। तो हमने वो स्ट्रैटेजी रखा है। हमारा मतलब कोई कंपटीशन है ही नहीं भाई। फिल्मों का कंपटीशन कैसे हो सकता है जब मतलब दोनों एक अलग तरीके के ऑडियंस को और एक अलग, दोनों का आर्ट अलग है, तो उनमें कंपटीशन होना मतलब वो
वही बात है, मतलब मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऑडियंस के लिए नहीं है ये बात। जो मेरी फिल्म की ऑडियंस है वो आएगी, मेरी फिल्म देखेगी, और मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस बाहर जाके उस ऑडियंस को बढ़ाए। तो जैसे शाहिद जब मैंने बनाई थी 2013 में, तो तब जो जितने लोग मेरी फिल्मों को देखते थे उसका नंबर धीरे धीरे से बढ़ा है। शाहिद के बाद सिटी लाइट्स में कुछ लोग और आए, अलीगढ़ को और लोगों ने देखा, तो ऑडियंस बढ़ता है इन फिल्मों का। और ये फिल्में सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए नहीं बनाई जाती। मुझे आज तक मुझे खुद नहीं पता है कि अलीगढ़ का फाइनल बॉक्स ऑफिस क्या था, किसी को नहीं पता है, लेकिन वो फिल्म यादगार है, लोग उस फिल्म को याद करते हैं। अभी भी देखते हैं। और मनोज बाजपेयी का जो परफॉर्मेंस था एज प्रोफेसर सिराज, वो उसकी इतनी बड़ी कमाल कैरियर इतनी कमाल कैरियर है उसमें। हाँ, उसमें एक बेहतरीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंसेज है। तो मतलब ये हम आर्ट तो इसी के लिए बनाते हैं, बाकी ना कॉमर्स को इतना तवज्जो हमें नहीं देना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हंसल जी, क्योंकि ये भी लोग कहते हैं सब्जेक्ट तो आपके ऑफ बीट और हार्ड हिटिंग होते ही हैं। आप अपने अच्छा चलिए, आपको दिक्कत है तो हम उसको ले लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि जो एक्टर्स आप लेकर के आते हैं अपने पिक्चर्स के लिए, छांट के लाते हैं, वो कोई ये कहता है कि अरे टिपिकल हीरो, ये जो टिपिकल हीरो वाली डेफिनेशन एक क्रिएट कर दी गई है उससे अलग होती है। तो जहान कपूर, हालांकि जहान बता दें कि जिस लेगेसी से आते हैं, स्वर्गीय शशि कपूर जी के पोते हैं, और तो जो कला है या अभिनय है वो तो इनके डीएनए में है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कमाल का अभिनय किया है फराज में। तो जहान, ये बात जब कही जाती है कि अरे इट्स अ टिपिकल हीरो ऑफ हंसल मेहताज फिल्म, हाउ डू यू टेक इट? और फराज में जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो ये बात भी लोगों को समझ आ गई होगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखना ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छे हीरो होने के लिए। आपने जो मेंटली उसमें करके दिखाया है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज था। जी, मुझे लगता है कहानी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कहानी अगर बड़ी है तो किरदार भी नज़र आएगा। ये कहानी जिस हिसाब से हंसल सर ने पेश करने की कोशिश की है, उस हिसाब से मुझे लगा ये बिल्कुल सही है, ये जायज़ है। इस जैसे उन्होंने बताने की कोशिश की कि एक 20 साल का लड़का है, वो एक अच्छी फैमिली से है, उसके सामने पूरी दुनिया है, पूरी ज़िंदगी है, लेकिन वो इस एक अचानक से एक दुर्घटना में फंस जाता है और अपने दोस्तों के साथ रह जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो कैसे वो उस रात की कहानी है। और फराज कैसे निकल आता है उसमें, उसका किरदार कैसे निखर के आता है, वो उस पे है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से हम सोचें। मुझे एक मौका दिखाई दिया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, और मुझे लगा कि मैं एज एन एक्टर इसमें अगर शामिल हो सकता हूँ, मैं अगर मेरी सच्चाई ले आ सकता हूँ इस रोल में, और इस दुनिया को मैं अपना सकता हूँ, इस सिचुएशन को अगर मैं खुद समर्पित हो जाऊँ, तो शायद फराज की कहानी हम आगे ऑडियंस तक, दर्शकों तक हम पहुँचा सकते हैं। तो मेरे लिए वो सिंपल सी बात है कि एज एन एक्टर मेरा काम क्या होता है। मैंने क्राफ्ट पे काम करना पहले शुरू किया था, थिएटर के ज़रिए वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वगैरह सब काफ़ी सारी चीज़ें की, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे लगा कि ये इस नीयत बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब के फिल्म मेकर हैं हंसल सर, वो इंसानियत को दिखाते हैं और अलग अलग शेड्स में, अलग अलग रंग में। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा हीरो, किरदार काफ़ी है। नहीं, और उनके हीरो लकी भी होते हैं आगे, उनका करियर ग्राफ भी हम लोगों ने देखा है कि माशाल्लाह बहुत बढ़िया आगे जाता रहता है। बतौर एक्टर आपने क्या बेहतरी अपने अंदर महसूस की इनके डायरेक्शन के बाद, इतने इंटेंस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद, या फिर इतनी इंटेंस कहानी का हिस्सा बनने के बाद? हंसल सर जिस तरीके से डायरेक्ट करते हैं, बहुत, जैसे हम बात करते हैं महीन तरीके से, एक आराम है, एक नाजुकता को बरकरार रखते हैं। तो शुरू में मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे हम एंड तक आने लगे, और चंद ही दिनों में पूरी फिल्म शूट हुई 23 दिन में, तो
तो लेकिन जब तक हम करते गए मुझे पता चला कि हंसल सर एक्टर्स को और अपने बाकी लोगों को भी, यूनिट के लोग हैं, डीओपी हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, लाइट वाले हों, जो भी हैं सेट पे, उनको भरोसा देते हैं कि वो लायक है इस काम का। और वो लर्निंग वो बहुत अच्छा है। वो बहुत, ये अगेन मेरी खुशकिस्मती है कि तो आपको खुद ढूंढना पड़ता है सब कुछ। आपको खुद हंसल सर एक हिसाब से आपको मजबूर कर देते हैं अपने अंदर से ये सारी चीज़ें निकालने की, तलाशने की। तो ये इससे बड़ी लर्निंग क्या हो सकती है? और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं करते हैं, तो आप डरते नहीं हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। और दूसरी बात ये है कि इतने नए लोग जुड़े हैं, इतने अच्छे लोग जुड़े हैं। अब हमारी दोस्ती भी हुई है सबके साथ, और राइटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ। तो ये बहुत मतलब मेरा नसीब अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग मिले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो हाँ, हंसल जी, जब बात फराज की करते हैं, प्रोटैगनिस्ट को लेकर के तो लोग जुड़ ही जाते हैं। एंटागनिस्ट के केस में भी आपने कहीं एक जुड़ाव दिया है लोगों को। आपने एक ये नहीं कि सीधा सीधा लोग आए और उनको नेगेटिव समझा, उसके बारे में नकारात्मक सोचना शुरू हो गए। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। सो व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड इट? whenever I work on characters, मेरे सारे फिल्मों में मैं उन कैरेक्टर्स को जज नहीं करता हूँ। मैं अपने कैरेक्टर्स को जज नहीं करता हूँ, उन पर मैं अपने ओपिनियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी आइडियोलॉजी कभी थोपता नहीं हूँ। जो आइडियोलॉजी होती है, जो उनके कंपल्जन्स होते हैं, जो मोटिवेशंस होते हैं, वो उनके अपने होते हैं। मैं उनको इंसान की तरह देखता हूँ कि एक इंसान का अपना मोटिवेशन है। वो जो कर रहा है वो उसका अपना एक इंटरनल प्रोसेस है जिसकी वजह से वो कर रहा है। सो वो एक अटैम्प्ट है कि ह्यूमनाइज, कि कहना आसान है कि ह्यूमनाइज कर दिया, लेकिन मेरा सिंपल ब्रीफ था कि भाई आप जैसे हो वैसे ही रहना। मतलब इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इनके हाथ में गन नहीं है, इनके हाथ में गन है। ये उसी मज़हब के हैं, मज़हब को उतना ही समझते हैं जितना ये, लेकिन तुमने मज़हब का गैर इस्तेमाल किया बंदूक को हाथ में लेकर। इन्होंने मज़हब के ज़रिए अमन का पैगाम लेकर आया था ये। तो ये सिर्फ इतना फ़र्क था दोनों में, और उस फ़र्क की वजह से एक पूरी कौम को या तो रोशन करना या तो बदनाम करना, इन दोनों का फ़र्क इतना ही है। And it was a risky business, हंसल जी, because अभी जो सिनेरियो है, और I think I was trying to be loud enough, अभी जो सिनेरियो है वो अपने आप में एक रिस्क भी इसलिए था क्योंकि बहुत चीज़ें वॉलेटाइल हो गई हैं, अननेसेसरली ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन काइंड ऑफ बातें हम लोग चीज़ों को लेकर देख रहे हैं। ऐसे में इस सब्जेक्ट को बहुत बैलेंस तरीके से डील करना बहुत ज़रूरी था, जो आपने किया। तो ये कहीं उस वक्त जहन में आया कि इस वक्त जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, या छोटी छोटी चीज़ों पे विवाद, कंट्रोवर्सी, बॉयकॉट, ये सब शुरू हो जाता है, तो हाउ यू हैव टू डील विद इट एग्जैक्टली? आई डोंट डील विद इट बिकॉज मुझे वो इन चीज़ें ये सारी क्रिएटेड है। ये आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी। आई एम ऑनेस्ट टू माई सब्जेक्ट। I treat my characters with love, with sensitivity. The film for me is an observation. It is an observation of the lives that I'm seeing. तो उसमें कोई वो है नहीं है, there is no intended response कि भाई मुझे आपके अंदर मेरी फिल्म के ज़रिए हेट्रेड पैदा करना है किसी एक कौम के लिए, या मेरी फिल्म के ज़रिए एक कौम की तरफ आपको झुकाव पैदा करना है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है ही नहीं। आई एम टेलिंग माई स्टोरी एंड दैट इंटेंट, सो इंटेंट का एंड इंटेंट ऑलवेज कम्युनिकेट्स। तो आज मुझे सब ने कहा कि सेंसर में पास नहीं होगी। सेंसर्स ने जो CBFC है उन्होंने सिंगल कट के बिना फिल्म को पास किया। उन्हें कहा फिल्म आएगी तो मतलब ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम का डिबेट है, उसमें मतलब तुमने मतलब कैसे तुम अभी इतना वॉलेटाइल टाइम है और तुम उसमें, मैंने बोला वो इंटेंशन है ही नहीं। वो आपने बॉक्स में डाला है कि ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम का, वो बॉक्स में मैं नहीं डालता हूँ किसी चीज़ को।
मैं कहानी के तौर पर देखता हूँ एंड आई फील कि किसी भी दौर में रिलीजन का वायलेंस के लिए इस्तेमाल होना गलत है और उस पर हमें बात करना ज़रूरी है, खासकर हमारे जैसे जो लोग जो खुद को समझते हैं थोड़े बैलेंस, थोड़े लॉजिकल, थोड़े लिबरल विचार के, तो हमारा इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। और आपको मतलब बताऊं कि ये फिल्म बांग्लादेश में सेट है, बांग्लादेश के एक इवेंट, क्यों मुझे लगा कि वो वहाँ का मेजॉरिटेरियन जो रिलीजन है, मेजॉरिटी रिलीजन क्या है, इट्स इस्लाम, कि वो जो मेजॉरिटी रिलीजन के अंदर वायलेंस का आना इज़ वेरी डेंजरस. It's a dangerous sign for the country that we live in. That just because a religion is in the majority, we cannot be empowered to take up arms. जहान, हालांकि ये सवाल पूछा जाता है अक्सर लोगों से कि अरे आप स्टार्स की फैमिली से आते हैं, आप स्टार किड हैं, लेगेसी है, आपके ऊपर प्रेशर है, तो ये इस टाइप के जो काइंड ऑफ क्लीशेड क्वेश्चंस लेकिन आपसे भी पूछे जाते होंगे, कहीं से आपको भी ये लगता है कि एक बहुत बड़ी लेगेसी लेकर के आप आए हैं और जो फिल्मों का आपको अब चुनाव करना है उस पर सबकी नज़र है, या फिर ये दरअसल आपके आने वाले सफ़र को लेकर बहुत सारी चीज़ें तय करने वाली है, तो कुल मिलाकर के क्या है ये? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं लेगेसी नहीं ले आता हूँ, लेगेसी है, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई दबाव डालता है आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, और इस वजह ये है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से यही बात सिखाई है कि जो भी हो तुम्हें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपने हिसाब से सही मतलब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है। आपको जो भी मिलेगा उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका हक नहीं। तो मेरे लिए ये जिम्मेदारी है, लेकिन जो फिल्में हैं, जो करियर्स हैं मेरे घर वालों के, मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं उनको देख के मैं सीखता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई काफ़ी चीज़ें, ऐसे मुझे कल्चर और आर्ट को से वाकिफ़ किए। उन्होंने मुझे मतलब इनकरेज किया एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग चीज़ों को, आर्ट या कल्चर या लाइफ के साथ जुड़ा रहना, ये सिखाया उन्होंने मुझे। और मैं बस चाहूँगा कि मैं भी समझदारी के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करूं, और अगर मैं उस काम का लायक बन सकूं तो मैं और अच्छा काम करूंगा। तो वैसे ही अगर सिलसिला चलता रहेगा तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन मैं अभी उसको तय कैसे करूंगा? मैं बस एक कदम रख के ही चल सकता हूं। और हाँ, अगर नसीब साथ देता है तो आगे चलकर मेरा भी करियर कुछ होगा ऐसा अच्छा। और हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। फराज क्योंकि हमने देखी और एक बेहद खूबसूरत फिल्म है, और इसलिए हम बता सकते हैं कि आपकी फ़िल्मों का चुनाव अच्छा है, निर्देशक आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक खूबसूरत, एक ब्राइट करियर है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हंसल जी और आपका जहान इस बातचीत के लिए।